गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 2 पढ़तर हिसाबी पद्धति 2 में हमने लास्ट जो वीडियो था दैट इज डिफरेंशियल कॉस्टिंग तफावत पढ़तर पद्धति, जिसकी मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की थी। आई नो यू गाइज आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन थ्योरी, लेकिन वो थ्योरी एग्जाम में आती है बेटा, और वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी एग्जाम में आती है। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है थ्योरी के ये कॉस्ट समझना। आई विल शो यू इन योर 2019 क्वेश्चन पेपर, जहां पर ये जो थ्योरी है ये इतना पोर्शन जो है ये आपका सम के ऑप्शन में निकल जाता है। अगर आप थ्योरी जो मैं बता रही हूँ अगर वो आप कर देते हैं देन यू आर नॉट सपोज टू वरी। ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन के पेपर में भी सम के अगेंस्ट में थ्योरी 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग का, जिसके ऑप्शन में 7 और 7 14 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स के बिना ऑप्शन के 1 और 2 लाइंस के कॉस्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। यानी कि ये जो थ्योरी है वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये जो 3 मार्क्स की है वो कंपलसरी में है, और 14 मार्क्स के सम के ऑप्शन में 7 मार्क्स की थ्योरी है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ये थ्योरी कोई थ्योरी नहीं है, ये आपकी एक्चुअली अकाउंट्स ही है जहां पर आपको अलग अलग कॉस्ट एक्सप्लेन करनी है। बहुत आसान है, इतनी कोई ईजी बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। तो फटाफट हम एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि आई ऑलरेडी मेड 1 पार्ट, मैंने एक पार्ट बना लिया था जिसके अंदर मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस, संक कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट वन विच इज फ्रॉम दी 7 लिमिटिंग फैक्टर से बाकी है। तो 7 नंबर की कॉस्ट से आज हम समझेंगे लिमिटिंग फैक्टर यानी स्कैर्स फैक्टर के सम्स भी आते हैं, तो उस हिसाब से भी आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। डोंट वरी, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको स्क्रीन पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप वो पॉइंट्स सुनिए और वही पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं देन आपको इतना लंबा सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, स्कैर्स फैक्टर, 3 नाम से जाना जाता है इसको। ये आपके बीकॉम सेमेस्टर 6 में भी आप इसके सम कर चुके हैं, आपके इस सब्जेक्ट में भी सम है। आपको इसके सम चाहिए की फैक्टर के, तो टीवाई बीकॉम की मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम में आपको फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन करके इसके सम मिलेंगे। चलिए, व्हाट इज अ की फैक्टर? तो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर विच वन रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन या प्रॉफिटेबिलिटी को रोक सकता है उसे की फैक्टर कहते हैं। आप बोलेंगे मैम प्रॉफिटेबिलिटी को रोके उसे की फैक्टर क्यों कहेंगे? की फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर जिसकी कमी है और जिस वजह से उसकी कमी होने से आपको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। जरूरी नहीं है जिन सबकी कमी हो उस वजह से आपको लॉस हो या प्रॉफिट कम हो, लेकिन इनकी वजह से हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। आपके मटेरियल, लेबर, कैपिटल, प्लांट, सेल्स, इन सब के की फैक्टर्स के सम्स आते हैं। जनरली हमने मटेरियल और लेबर के ज्यादा किए हैं, उसके बाद सेल्स के भी किए हैं, तो इन सबको की फैक्टर कहते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है फॉर द की फैक्टर, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू सी अपॉन की फैक्टर। दैट की फैक्टर कैन बी एनीवन, ये की फैक्टर कोई भी हो सकता है, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, प्लांट कैपेसिटी, एनीवन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड की फैक्टर। नंबर 8 पर मेक और बाय डिसीजन है जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मेक और बाय की थियोरी पूछी भी जाती है और उसकी सम्स भी आते हैं, जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि या तो इस चीज को फैक्ट्री में बनाया जाए या तो रेडीमेड बाहर से खरीदा जाए। चलिए, अब हम उसके पॉइंट देखते हैं। तो वेदर टू बाय अ कंपोनेंट पार्ट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर और टू मेक इट इन द फैक्ट्री, दैट इज द मेन कंसर्न, कि बाहर सप्लायर से ले लो या फिर बनाओ। तो किस बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहला है बेस स्पेयर कैपेसिटी, यानी अगर आपके पास खाली कैपेसिटी पड़ी हुई है, बहुत सारे मशीन्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसमें बनाना अभी बाकी है, बना सकते हैं तो आप बनाइए। रिस्क इन्वॉल्व, यस डेफिनेटली। आपकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप बाहर से हमेशा से लेते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो आपको घर पे जब बनाओ यानी जब फैक्ट्री में बनाओ तभी भी वो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, यानी कि आप जब उस पार्ट को अपने फैक्ट्री में बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको उसे बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बाहर परचेज प्राइस से कम होनी चाहिए। आप बोलेंगे मैम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि आपकी स्पेयर कैपेसिटी, हम पहला एजम्पशन ही ये मान के चलते
हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है, इसलिए हम इसे अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे और इसीलिए फिक्स कॉस्ट होगी नहीं, सिर्फ वेरिएबल ही कॉस्ट होगी। ओके, आइडल कैपेसिटी कैन बी पुट टू एनी अदर प्रॉफिटेबल यूज। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई है तो ये जरूरी नहीं कि आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाएं, आप उसका कोई और भी प्रॉफिटेबल यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट, आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा जो ऊपर की फिक्स कॉस्ट होती है वो ज्यादा ना हो जाए। वो एक लिमिटिंग फैक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं एक्स्ट्रा कैपेसिटी की वजह से तो फिक्स कॉस्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप भले ही बोले कि मेरे पास फैक्ट्री में मशीन्स पड़े हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे ही काम चले। एडिशनल फिक्स कॉस्ट होते ही हैं, जैसे कि सैलरी, आप मैनेजर सुपरवाइजर हायर करेंगे तो सैलरी तो देंगे ना उसको। ओके, चलिए नॉन कॉस्ट फैक्टर, कई बार हम बाहर से इसलिए भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारा एक सीक्रेट होता है हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड जो हम मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, सो टू मेक दो अवेलेबल एट चीपर रेट। अब इसमें 2 पॉइंट है कि आप खुद ही बनाना पसंद करेंगे, भले ही बार सस्ते दामों में मिले। तो उसकी सबसे पहली चीज है क्वालिटी एट द अल्टीमेट प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का मेन जो क्राइटेरिया है वो है क्वालिटी। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत फोन्स ऐसे हैं, बहुत कंपनी ऐसी है फोन बनाने वाली जो किसी और सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करती, वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करती है ताकि वो क्वालिटी मेंटेन कर पाए। शॉर्ट सप्लाई ऑफ पार्ट, जरूरी है कि कई बार ऐसा हो कि आप बाहर से खरीदते हो और आपको शॉर्ट सप्लाई की वजह से आपका काम रुक जाए, तो ये सीन ना हो इसलिए आप खुद ही बनाएंगे। ट्रेड सीक्रेट मेंटेन करने के लिए भी आप खुद बनाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट मस्ट बी परचेज दो हाई प्राइस। आप बाहर से ही खरीदेंगे भले ही महंगा आता है, क्यों? सबसे पहले बहुत छोटी क्वांटिटी की जरूरत है, उसके लिए क्या फैक्ट्री में बनाना। रेगुलरली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी शॉर्ट सप्लाई नहीं होता है। बाहर से जो आप लेते हैं वो लोग स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं क्योंकि वो उनका कोर प्रोडक्ट है। हमारे लिए जो छोटा स्पेयर पार्ट है, सपोज हम गाड़ी बना रहे हैं और हमको सिर्फ साइड के मिरर की जरूरत है, हमें उसे बनाना है, जबकि हम उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से उसे खरीद सकते हैं जो सिर्फ वही बना रही है, तो वो उसका कोर प्रोडक्ट है, हमारा नहीं है। मोर प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव, वो जो स्पेयर कैपेसिटी आपके पास पड़ी है उसको और अच्छे यूज में आप डाल सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, रादर देन कि आप छोटा सा स्पेयर पार्ट बनाने में उसे यूज करें। स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, कई बार हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं होती। एंड द लास्ट वन, गुड रिलेशन विद सप्लायर। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विथ योर सप्लायर और आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप बाहर से खरीदते हैं। ओके, सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर टू मेक और बाय, खरीदना या बनाना। ओके, नेक्स्ट इज लीज और बाय। सेम टू सेम होता है लेकिन मेक और बाय एक बड़ा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लेकिन लीज और बाय में इतना लिखने का नहीं होता है। तो लीज और बाय सिंपल कि आप या तो खरीद लेंगे या तो आप लीज पे ले लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो कंसीडर करेंगे, कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव। आप दोनों ही अल्टरनेटिव्स के कॉस्ट को कंपेयर करते हैं कि भैया लीज पे ले तो कितना होगा और खरीदे तो कितना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मकान भाड़े पे लेते हैं, 20 साल तक आप भाड़े पे रहते हैं, और या फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं घर खरीदूं, लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं घर खरीदूं तब आपको बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करना पड़ता है, जस्ट लाइक रेंट। फिर आप कंपेयर करते हैं। द नेक्स्ट इज लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। आपके धंधे की कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश आपके पास है, वो बहुत मायने रखता है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कई बार आप ये सोचे कि यार ये मशीन्स बहुत जरूरी है, मैं खरीद ही लेता हूँ, उसको लीज पे नहीं लेना है, 15 साल तक लीज पे लो, उससे अच्छा मैं उसे खरीद ही लेता हूँ। लेकिन जब आप खरीदते हैं और आपको पता चलता है कि विदिन 6 मंथ और विदिन 1 मंथ और विदिन 1 ईयर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और मशीन आपकी आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलेंस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस बहुत खतरा रहता है इन दिस टेक्नोलॉजिकल टाइम कि भाई आप जो खरीदते हैं वो कितनी देर तक अपडेटेड की लिस्ट में रहता है। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। ये पूछा हुआ है आपके, सारा ही पूछा हुआ है, ये अकेला क्या। देखो, दिस इज इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन, 7 मार्क्स का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7 मार्क्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी, और ये बाकी सारे छोटे छोटे 3-3 मार्क्स में पूछे गए। चलिए, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो आप डिसाइड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया मैं ये इक्विपमेंट बदल दूं। ये कोई 25-50 हजार के इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है करोड़ों के मशीन्स की, ये बात हो रही है करोड़ों के प्लांट्स की। तो वी हैव टू टेक केयर और वी हैव टू कंसिडर सर्टेन पॉइंट्स। नंबर 1, सेविंग्स इन कॉस्ट। आप जिस मशीन को यूज कर रहे हैं और आप जो उसे रिप्लेस करके नया लाने वाले हैं, तो दोनों की जब आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो जो हाल फिलहाल जो मशीन आपने यूज किया उसमें कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, आप जो नई लाएंगे उसका क्या सीन होगा, सब आप कंपेयर करेंगे। स्पीडी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि उसमें नए नए अपडेटेड मशीन की जरूरत पड़ने वाली है,
है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ आपके लिए, ये जो सारे प्रिंटिंग मशीन्स आते हैं उसमें इतने चेंजेस आते, इतने अपडेटेड आने लगे हैं कि अगर आपने 8, 10, 15 लाख का, ये तो एक छोटे से स्टोर की बात करिए, अगर आपकी बड़ी सी जायंट कंपनी है तो ये चीज करोड़ों में होगी, तो यू नीड टू बी टेक केयर। देन मार्केट नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इंक्रीज प्रोडक्शन, आप नई नई मशीन्स ला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, रिप्लेस करने का सोच रहे हैं, पर अगर आप जितना ज्यादा बनाएंगे मार्केट के पास वो एब्जॉर्ब यानी कि डिमांड अवेलेबल होगी आपकी फ्यूचर में, दैट इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ मशीन। मशीन की प्राइस बहुत मैटर करती है, अगर करोड़ ऑफ रुपीज में है तो आप उसे रिप्लेस करने से पहले सोचेंगे। नेक्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, पुराने मशीन का भंगार कितने में, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो हम हमारे डेली लाइफ में भी सोचते हैं जब हम कोई छोटी सी चीज को भी रिप्लेस करने के बारे में सोचते हैं। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि हम इस मशीन को रिप्लेस करके नहीं लाएंगे तो ये मशीन जो रिप्लेस कर रहे हैं उसका और जो नहीं ला रहे हैं उसका खर्चा क्या हमारे इस डिसीजन की वजह से रिकवर हो जाएगा, करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डिसाइड टू रिप्लेस द मशीन ना, यू हैव टू रिकवर द प्राइस। द नेक्स्ट नंबर 8 इसी के अंदर है सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस, अंडर और ओवर प्रोडक्शन। या इम्बैलेंस का मतलब होता है कि आप ज्यादा बना देते हैं या फिर आप कम बना देते हैं और आप मशीन्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी जो इम्बैलेंस सिचुएशन उसको कवर करने का काम आपका है, यानी कि मार्केट का है। ओके, नंबर 11 पर है ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन। सिर्फ एक ही लाइन लिखी है मैंने, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि आप डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है या फिर इस प्रोडक्ट लाइन की जो चीज है वो अब मुझे नहीं बनानी। आप मोबाइल बनाते हैं, उससे पहले आप पेजर बनाते थे, तो यू डिसाइड टू ड्रॉप दी प्रोडक्ट लाइन कि आप पेजर नहीं बनाना है। आप एलईडी बनाते हैं, आप एलसीडी ड्रॉप कर देते कि नहीं बनाना है। अब ट्यूबलाइट्स में आप एलईडी इस तरह की जो ट्यूबलाइट्स आती हैं अब वो बनाने लगे हैं स्लिम ट्रिम, अब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे पुराने स्टाइल के नहीं बनाने। दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। क्यों करना है आपको ये प्रोडक्ट लाइन ड्रॉप, क्यों करना है? इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीजेज देन एंड देन ओनली, एक ही लाइन काफी है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इसी तरह के ट्यूबलाइट्स बनाने हैं तो वो ट्यूबलाइट अगर प्रोडक्ट लाइन पूरी आप ड्रॉप करते हैं तो क्या आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है? क्योंकि आप जानते हैं ना, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम बरसों से यही पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें एक तरफ, सोशल सर्विसेज, अल्टीमेट द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिकवर इज प्रॉफिट। चलिए नंबर 12 शट डाउन डिसीजन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। शट डाउन डिसीजन का मतलब होता है कि बंद करना है, धंधा ही बंद करना है। दो तरीके से शट डाउन होते हैं, एक टेम्पररी, दूसरा परमानेंटली। दिस इज वन टेम्पररी, दिस इज सेकेंड परमानेंटली। टेम्पररी और परमानेंटली क्लोज डाउन, उसमें क्या फर्क है? तो टेम्पररी कब करेंगे आप, कौन सी सिचुएशन में आप डिसाइड करेंगे कि थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं? नंबर 1 डिप्रेशन, नॉट एबल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। कोरोना के टाइम में कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो टेम्पररी शटडाउन हुए और फिर वापस चालू हो गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि टूर एंड ट्रैवल्स। हाँ, कुछ पर्टिकुलर बंद भी हो गए, वो इसलिए बंद हुए क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट बिल्कुल ही नहीं निकाल पाए। लेकिन जो बड़े जायंट थे वो थोड़े सरवाइव कर गए क्योंकि उन्होंने फिक्स कॉस्ट रिकवर ऑलरेडी कर ली थी। समझ में? सो डिप्रेशन, सिर्फ कोरोना तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। डिप्रेशन यानी कि मार्केट में मंदी होना, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना, इकोनॉमिक क्राइसिस होना, वर्ल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस होना, ये सब डिप्रेशन में आता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, बर्दाश्त ही नहीं होता है आपसे, मेंटेन ही नहीं हो रहा है, आप छोटे मोटे खर्चे भी नहीं निकाल कर रहे, तो टेम्पररी शटडाउन। शटडाउन कॉस्ट इज ग्रेटर देन जनरल फिक्स कॉस्ट। अगर आप शटडाउन का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपकी जो शटडाउन की कॉस्ट है वो ज्यादा है जनरल फिक्स कॉस्ट है। आपके धंधे की जो फिक्स कॉस्ट है उससे अगर शटडाउन कॉस्ट ज्यादा है देन आपको टेम्पररी शटडाउन करना चाहिए, परमानेंट शटडाउन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्पररी शटडाउन करेंगे तो फिर वापस स्टार्ट करेंगे ना, तो वापस स्टार्ट करेंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट और नए एम्प्लॉय, स्किल एम्प्लॉय। अच्छा आप बताओ, आप 1 महीने के लिए शटडाउन करने का सोच रहे हैं तो आपके वर्कर क्या करेंगे? आपकी राह देख के बैठेंगे? नहीं, दे विल शिफ्ट टू दी अनदर वन। ओके, नेक्स्ट इज स्किल वर्कर्स, सेम थिंग, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो स्किल वर्कर्स नहीं रहेंगे। प्रोडक्ट लॉस फ्रॉम कस्टमर मेमोरी, टेम्पररी शटडाउन करेंगे तो टेम्पररीली प्रोडक्ट तो गायब हो जाएगा ना, और कस्टमर तो जिस तरीके से किंग है मार्केट के, अगर उनके आंखों के सामने से प्रोडक्ट गायब हुआ दे विल फाइंड दी अनदर ऑप्शन। कोई धरने पे नहीं बैठता है कि हमको तो मैगी चाहिए ही चाहिए, वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट इज फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एज आई टोल्ड यू कि आप
1 महीना क्या 15 दिन के लिए शट डाउन करें और आपको आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली बहुत ही कन्वीनियंट है, रिलेटेड है, तो वो आप गायब हो जाएंगे मार्केट से। रेपुटेशन ऑफ फर्म की रेपुटेशन बिगड़ती है, रिलेशनशिप विद सप्लायर वो भी बिगड़ते हैं। ग्रेट डील टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, जिनके आपने बाकी रखे हैं पैसे आपको आसानी से नहीं मिलेगा। सो कस्टमर्स विल नॉट पे यू इमीडिएटली, वो तुम्हें तुरंत पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता है कि भैया ये बीच बीच में बंद होते रहते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, परमानेंटली क्लोज डाउन। कब आप डिसाइड करेंगे कि भाई बंद ही कर देना है, हमको ये बिजनेस अब चलाना ही नहीं है? सबसे पहले, नो चांस टू इंक्रीज इन सेल्स, इनकम एंड अर्निंग। आपके इनकम में, सेल्स में, अर्निंग्स में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। नॉट गिविंग इनफ ROCE। व्हाट इज ROCE? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने जो पैसा इसमें डाला है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसमें से जो रिटर्न मिलता है वो इनफ नहीं है। एंड द लास्ट, नेट इनकम शुड कंपेयर व्हेन बिजनेस कंटिन्यू, व्हेन बिजनेस क्लोज डाउन एंड सोल्ड ऑफ। आपको इनकम कंपेयर करने की कि आप अगर बिजनेस को कंटिन्यू करते तो कितना होता है और अगर आप बिजनेस को बंद कर देते हैं तो कितना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भी थोड़ा बहुत भी सांसें चल रही है, थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत भी हम सर्वाइव कर सकते, देन कंटिन्यू। बट इफ यू फाइंड दैट कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, देन क्लोज डाउन। ओके, सो दैट्स इट। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंट थ्योरी। स्टूडेंट रिमेंबर, 2 पार्ट में ये वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में 7 तक मैंने समझाया, 8 से लेके 12 तक मैंने सेकंड पार्ट में समझाया। ये आपको करना है, ये आपके एग्जाम में होगा। ओके, MCQ में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।